नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अबीना शॉ। मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मैं अपना टॉपिक शुरुआत करना चाहती हूँ कुछ इस तरह। भरोसा रखें, हम जब कहीं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जी हाँ, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं या उनका भला कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी कुछ इंस्टेंटली हो। लेकिन नहीं जी, वो ज़रूर काउंटेबल है। और जब वो काउंटेबल होंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होगा। मीन्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही वो अहमियत रखेगा और वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा, इंडिया में हर जगह ही अल्सर कॉज कर रहा है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होता है? इट्स अ मिसनोमर रिलेटेड टू पेप्सिन। मीन्स पेप्सिन से कोई भी रिलेशन नहीं है इसकी, ठीक है। ये आइदर गैस्ट्रिक म्यूकोजा से होती है या फिर ड्यूडेनल पार्ट फर्स्ट पार्ट से होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा मतलब जैसे कि ये मेरा हो गया स्टमक, तो स्टमक का ये वाला पार्ट हो गया बॉडी, और यहाँ पे हो गया एसियल सिक्रेट होता है, यहाँ पे हो गया एंट्रल म्यूकोजा। तो याद रखना है कि या तो अल्सर इस साइड होगा या तो अल्सर इस साइड होगा, ठीक है। अब अल्सर में जो है वो एंट्रल म्यूकोजा में अगर एच पायलरी इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमेशा याद रखना है, ये जो एच पायलरी इन्फेक्शन है ना, वो यूरियस एंजाइम होती है हमारी, उसको अमोनिया में कन्वर्ट होने नहीं देता है। तो मतलब जो यूरिया रहता है वो यूरिया में ही रहता है। तो जब हम पेशेंट में यूरियस माउथ में उसके माउथ के सामने जब टेस्ट करते ले जा करके एक स्ट्रिप को, तो वहाँ पे यूरियस रिफ्लेक्स करता है। तो रिफ्लेक्स हाइपर गैस्ट्रीनीमिया, इंक्रीज नेगेटिव फीडबैक, इंक्रीज एसिड सिक्रेशन। ओके, नाउ अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक है गैस्ट्रिक म्यूकोज, दूसरा है ड्यूडेनल। फर्स्ट पार्ट में होता है ड्यू टू एसिड इंड्यूस्ड डैमेज, ठीक है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक क्या है। ओके, गैस्ट्रिक क्या होता है? रिस्क फैक्टर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल का। गैस्ट्रिक अगर अल्सर होगा तो वो म्यूकोजा बैरियर लॉस्ट हो जाएगा, मतलब जो इंटेस्टाइन का म्यूकोजा लेयर है वो लॉस्ट हो जाएगा। जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर होने की चांसेस होती है। जो लोग बेवजह एनसेड्स लेते हैं उनको होती है। एच पायलरी इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन। ड्यूडेनल इंक्रीज एसिड सिक्रेशन की वजह से। अब देखिए, गैस्ट्रिक है, गैस है, ठीक है, गैस है, तो वो म्यूकोसा बैरियर की वजह से होता है। अब डुओडेनल है तो ये एसिड की वजह से होता है। मेन कॉज हमेशा, कभी भी आप ट्रीटमेंट करें तो हमेशा रूट कॉज पे फोकस करें, क्योंकि हमें ट्रीट उसी को करना है। जब हम उसको ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बीमारी चले जाएंगी, दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि एच पायलरी कौन सा भाई साहब है जो हमारा ड्यूडेनल अल्सर में भी आ रहा है और गैस्ट्रिक अल्सर में भी आ रहा है। लेट्स सी। ओके, एच पायलरी जो भैया हमारे हैं, द पर्सन हु इज एच पायलरी, मिस्टर एच पायलरी, उसका खासियत क्या है? दैट एच पायलरी इज कॉजिंग गैस्ट्रिक अल्सर, that H. pylori is causing gastric ulcer as well as duodenal ulcer. It is also causing pre-malignant condition in gastric ulcer. Okay, and what is the toxicity of H. pylori? If some bacterial or viral or any infection occurring in our body, they are having their exotoxins. Okay, they release their exotoxins inside human body, then only human get infected. So which toxic is coming from H. pylori? That is Kage and Vaccae. Okay, H. pylori is coming from Kage and Vaccae, which is cytotoxic. Now stains for H. pylori. H. pylori है, worth taking है, वर्ल्ड वाइड है, तो वर्थिन स्टेरिस स्टेन एंड मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन। जो मेरा H. pylori वो जिम भी जाता है और कहता है कि मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ, ठीक है। तो H. pylori की कहानी हुई समाप्त। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन हर किसी, मतलब अब इतने बड़े मेरे स्टमक है, अब मेरा स्टमक जो इतना बड़ा है वो कभी यहाँ इन्फेक्शन करवाएगा, कभी यहाँ करवाएगा, है ना, कभी यहाँ करवाएगा, कभी यहाँ करवाएगा, कभी यहाँ करवाएगा। तो चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जो एच पायलरी इन्फेक्शन है उसका नाम है जॉनस्टन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। आइए देखते हैं कितना प्रकार है इसका। जॉनस्टन क्लासिफिकेशन के 5 टाइप्स है, 1 2 3 4 5। 1 इज फ्रॉम लेसर कर्वेचर, 2 is from gastric and duodenal ulcer, 3rd is in pre-pyloric region, 4th is in proximal stomach acid induced. Okay, now
number 1 is in lesser curvature. This is my lesser curvature, and we have studied that lesser curvature part is right. And then second, duodenal and gastric. Now number 3rd is pre-pyloric. Number 4th is proximal antrum, and 5th one is NSAID induced. फिर से मेरे साथ सभी को रिपीट कीजिए. जॉनसन क्लासिफिकेशन का 5 टाइप्स है. नंबर 1 लेसर कर्वेचर, नंबर 2 गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल, नंबर 3 से प्री पाइलोरिक, नंबर 4 प्रॉक्सिमल स्टमक, एंड नंबर 5 इज व्हाट? नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है मेरा एनसेड्स, राइट. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? देखिए हर चीज़ का एक कॉम्प्लिकेशंस होता है कि नहीं होता है, किसको किसको पता है. तो जैसे कि अब किसी पेशेंट आया मेरे पास, उनको अल्सर है, तो बोलता है, अब उसको कोई भी अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनल हो या गैस्ट्रिक हो, कुछ भी हो, तो मेनली जो ये अल्सर का कॉम्प्लिकेशन है वो ड्यूडेनल में देखने को मिलता है. ओके, वो ड्यूडेनल में देखने को मिलता है. तो मान लीजिए ये ड्यूडेनल में एक अल्सर हुआ है, और ये अल्सर जो हुआ है वो मेरा कॉज करता है पेरिटोनाइटिस, मतलब वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है आसपास में. यहाँ पे परफोरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, है ना, फिर परफोरेशन होगा, फिर पेरिटोनाइटिस होगी, आसपास जाके वो इन्फ्लामेशन करेगा, ठीक है. फिर वो मैलिग्नेंट गैस्ट्रिक कॉज करेगा. ड्यूडेनल इज मोर देन. व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? अब जानना पड़ेगा कि अल्सर का पेशेंट है तो उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है ना. तो वो है पेन इन एपिगैस्ट्रियम रीजन, मे एग्रीगेटेड और इम्प्रूव आफ्टर मील, पीरियोडिसिटी, पेन, वॉमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग. अब देखिए क्या होता है. अगर गैस्ट्रिक पेन होगा ना, अगर पेन गैस्ट्रिक रीजन में है, अब जैसे कि मान लीजिए एक डायग्राम के थ्रू समझिए. अब जैसे कि मान लीजिए, मेरे डायग्राम पे फोकस मत कीजिए, मतलब डायग्राम भावनाओं को समझिए, मेरे ड्राइंग को जज मत कीजिए. मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा. तो अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, गलती से थोड़ा ठीक ठाक बन रहा है. और ये वाला जो है मेरा ईसोफेगस है कि नहीं, ईसोफेगस. और ये वाला पार्ट जो है मेरा स्टमक है, फिर डुओडेनम वगैरह, ठीक है. तो अब जब गैस्ट्रिक अल्सर है, एक गैस्ट्रिक अल्सर है और एक ड्यूडेनल अल्सर है ना, एक ड्यूडेनल अल्सर है. तो जो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि पेशेंट बोलेगा, गैस्ट्रिक अल्सर में पतला हो जाता है. गैस्ट्रिक में वेट लॉस होता है. क्यों वेट लॉस होता है? क्लिनिकल फीचर है गैस्ट्रिक अल्सर का. क्योंकि जब भी पेशेंट खाना खाएगा एचसीएल रिलीज होगा, और एचसीएल रिलीज होगा, यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा. तो गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट खाना नहीं खाता, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर में जब यहाँ पे खाना रहेगा तो क्या एसिड सिक्रेशन नीचे नहीं आएगा, एसिड खाना के साथ बिजी रहेगा, तो ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन होगा. तो 2 प्रकार के पेशेंट आपके पास आएंगे. एक पेशेंट तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब जब हमें खाना खाइए तब हमारा पेटवा जो है दर्द करेला. तो जब दर्द करेला होता है तो वो करेला नहीं होता है, वो गैस्ट्रिक अल्सर का निशानी है. और जब खाना खाने से उसको राहत मिलती है तो वो जो है आपका ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है, ठीक है. पीरियोडिसिटी, पेन, वॉमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग. एग्जामिनेशन, कुछ एग्जामिनेशन नहीं करेंगे. अंदर में पेरिटोनाइटिस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, आप उसमें एग्जामिनेशन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता ना. अब जब भी, अब थंब रूल क्या है, कभी भी हमें चेक करना होता है, अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं. और गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर बोथ में ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है. और हम क्या पढ़े कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो मैलिग्नेंट कॉज करता है, तो वो मैलिग्नेंस है एंट्रल म्यूकोजल बायोप्सी, उसमें कंपाइलोबैक्टर टेस्ट, रैपिड यूरस टेस्ट किया जाता है, ठीक है. अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी हुई. पॉजिटिव मतलब वो चीज़ पॉजिटिव है, मुबारक हो, आप पॉजिटिव है मतलब मुबारक हो, आपको एच पायलरी इन्फेक्शन हुआ है. इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलना है जी. मेडिकल वर्ल्ड में अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो उसे खुशी बधाई जैसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, बड़ी दुखी के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आपको एच पायलरी इन्फेक्शन हुआ है, लाइक इस टाइप का, ठीक है, कि पेशेंट को लगे कि हाँ ठीक है वो बेचारा दर्द में है. और पिंक पायलरी इन्फेक्शन, ओके. अल्सर वेज बायोप्सी करते हैं हम मैलिग्नेंसी को देखने के लिए. कितना रूल आउट करेंगे कि कितनी डेप्थ में है वो. मैलिग्नेंसी मीन्स कैंसर कंडीशन, और कैंसर में टीएनएम कंडीशन होता है, ओके. ना व्हाट आर द ट्रीटमेंट? सी, अब हम अगर सर्जन है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया सर्जन के पास तो चलो भाई सर्जरी कर लो, जल्दी जल्दी पैसे वसूली करना, इतना जो मेहनत कर रहे हैं बाहर पढ़ने का, तो नो नथिंग लाइक दैट. ऐसा मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं होता. डॉक्टर्स बड़े ही अच्छे होते हैं, बहुत ही निर्दय इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है. वो बहुत ही दयावान होते हैं और वो कोशिश करते हैं अपने पेशेंट को कि विदाउट सर्जिकल ऑपरेशन ही वो ठीक करने की कोशिश
करते हैं, जैसे कि वो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर देते हैं, H2 ब्लॉकर। 4 से 8 हफ्ते के लिए कि आप 4 से 8 हफ्ता तक ये दवा खाइए, और आप अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं ठीक हो जाएंगे तो मैं आपका दवा बदलूंगा। तो दवा में क्या देंगे, ओमेपेराजोल एंड पेंटाप्राजोल। फिर उसको बोलेंगे कि भैया जी आप जो भी स्मोकिंग है, आपका जो भी बात बात पे दर्द का गोली खा लेने का है या फिर कुछ भी है, वो दवा बंद कर दीजिए, एनसेक्स लेना बंद कर दीजिए। एच पायलरी इन्फेक्शन अगर है तो ट्रिपल थेरेपी मुझे चलाना पड़ेगा, और वो ट्रिपल थेरेपी क्या होता है, एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल या फिर पीपीआई, और एक पीपीआई देना ज़रूरी है 10 से 14 दिन के लिए, ठीक है। अब इतना सेवा करने के लिए भी, इतना सेवा करने के बाद भी अगर पेशेंट आपका ठीक नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि देखिए महाराज, आप मेरी तरफ से मेरा जितना भी बेस्ट होता था, हो सकता था, मैंने कर दिया, अब भी आपका अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, तो अब हमें मजबूरन आपका सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब भी नहीं होगा, और अल्सर ये अगर हो जाएगा तो सस्पेक्ट करना है कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है और वो गैस्ट्रिनोमा है। अब प्रिंसिपल क्या है, मेन ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक में क्या होता है, बेरियर हो जाता है, म्यूकोजा में क्रैक आता है, डिक्रीज म्यूकोजल बेरियर हो जाता है, तो उस जितने में अल्सर होगा ना, आप सिर्फ उसी पार्ट को हटा देंगे, क्योंकि जितने में अल्सर रहेगा वही जो आगे जा कर के हमारा मैलिग्नेंसी करता है, वही हमारा मैलिग्नेंसी मीन्स कैंसर रूप लेता है। फिर जो ड्यूडेनल है उसमें एसिड इंक्रेशन प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका एसिड कम हो जाए। तो वेगोटॉमी मतलब वेगस नर्व को काट देना। पिछले लेक्चर में हम पढ़े हुए थे, जिस भी व्यक्ति ने मेरा स्टमक पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया करके पहले जाके स्टमक पार्ट 1 देखें, क्योंकि जब तक आप वेगस नर्व के एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन नहीं जानेंगे, नर्व सप्लाई, आर्टरी सप्लाई नहीं जानेंगे, तब तक आप सर्जरी में मास्टर नहीं हो पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सर्जरी में मास्टर हो तो कृपया करके मेरे पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें, ओके। ये पार्ट आपको स्टमक पार्ट 1 में मिल जाएगा। और ये क्या है, वेगोटॉमी, ड्यूडेनल अल्सर ओनली टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन। अब ट्रंकल वेगोटॉमी क्या होता है, बहुत सिंपल सा है ट्रंकल वेगोटॉमी, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। ये स्टमक है ना हमारा, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है ना, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। स्टमक का क्या इंटीरियर पार्ट है, वेगस का 2 पार्ट होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। आपको याद नहीं है तो प्लीज़ 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 आप सभी अभी जाइए और देखिए। और ये वाला जो है एंटीरियर पोस्टीरियर लेटर जेट बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को कौवा, क्रोज फीट बोलते हैं, ठीक है। सारा याद आ जाएगा, प्लीज़ जाके ज़रूर देखें आप मेरे इस वीडियो को। तो ट्रंकल वेगोटॉमी मतलब जो भी बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है जी जंक्शन से, ताकि उसका जो एसिड प्रोडक्शन है वो 50% तक कम हो जाए। इससे क्या होगा, उसका अब देखिए वेगस नर्व जो क्या है वो स्टमक को खाली करवाने के काम और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करने का काम आता है। तो जब हम वेगस नर्व को डिस्कनेक्ट करेंगे तो मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कम हो जाएगा। तो पाइलोरोप्लास्टी, ट्रांसफर सूचर, गैस्ट्रोजिजोनोस्टोमी इसमें करवाना पड़ता है। हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी, बोथ टॉलरेटेड एसिड लोअरिंग प्रोडक्शन, बेस्ट टॉलरेटेड एसिड लोअरिंग प्रोडक्शन, मतलब हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए कैसे अच्छा है, अब देखिए, अब जैसे कि हम सर्जरी करें, जब हम सर्जरी करते हैं तो ये हो गया मेरा ट्रंकल वेगोटॉमी, मतलब वेगस को पूरे ऊपर से ही बंद कर देंगे। अगर वेगस को हम ऊपर से बंद कर देंगे, अगर ट्रंकल वेगोटॉमी कर देंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो है क्या होगा, जितना भी जो भी वेगस का फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा पूरे जगह में। तो फ्यूचर अब देखते हैं आगे जाके देखा गया जिन जिन पेशेंट को ट्रंकल वेगोटॉमी किया गया उनका नर्व्स डीनर्वेट करने की वजह से उसका जो मेन फंक्शन है एम्प्टी होने का या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने का वो बंद हो गया, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगा। तो डॉक्टर थोड़े होशियार हुए और वो बोले कि अच्छा चलो जो लैटर जेट एंटीरियर पोस्टीरियर है, मान लो कि अल्सर मेरा सिर्फ इसी पोर्शन में है तो मैं सिर्फ इसी पोर्शन को ही कट करूंगा। तो इसको बोला हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी, ठीक है। हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी में वापस रिपीट कर रही हूँ। मान लीजिए मेरा अल्सर सिर्फ इस पोर्शन में है तो मैं सिर्फ इस पोर्शन का वेगस नर्व को डीनर्वेट करूंगी, उसका सप्लाई को बंद कर दूंगी, ठीक है। उसको हाईली सेलेक्टिव बेस्ट टॉलरेटेड एसिड बोलता है। ओनली डीनर्वेट इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर लेटर जेट, प्रिजर्व क्रोज फूड। अब देखिए पाइलोरस जो है मेरा, ये जो मेरा पाइलोरस है यहाँ से ही फूड नीचे जाएगा, तो जितने भी लास्ट वाले वेगस नर्व है ना उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको
प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि अगर उसको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन होने का, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वेरी लो कॉम्प्लिकेशन, ट्रंकल वेगोटॉमी विद पायलोरोप्लास्टी 2 to 7%, सेलेक्टिव वेगोटॉमी विद पायलोरोप्लास्टी 5 to 10%, highly selective vagotomy 2 to 10%, best procedure, and truncal vagotomy with enterectomy 1%। दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं आशा करूँगी कि आगे भी आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस चैनल को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। मेरा जो सपना है कि मैं हर एक बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है सब्सक्रिप्शन, मैं उन तक पहुँचूँ और उनके लिए कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है और मैं आशा करूँगी कि आप सभी मेरा साथ ज़रूर देंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कोई नए इस मेरे चैनल में, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी